नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल 91 जीनियस एकेडमी पर। साथियों, आज हम लेकर आए हैं भारतीय संविधान का पार्ट 2। इसके पहले हम पार्ट 1 अपने चैनल पर अपलोड कर चुके हैं। उम्मीद है वो वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और काफ़ी अच्छे आप लोगों के रिव्यूज आए, कमेंट आए। तो आज उसके आगे के जो हम चार्टर पढ़ रहे थे, एक्ट्स पढ़ रहे थे, आज के वीडियो में उसके आगे के हिस्से को हम आप आगे का पार्ट पढ़ाएंगे, आगे के चार्टर और एक्ट्स के बारे में बताएंगे। यदि आप चैनल पर आज पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को सेव भी कर लें। ये वीडियो आपके लिए आपकी आगामी सभी सरकारी परीक्षाओं, एमपी पुलिस हो, एमपी एसआई हो, एमपी पीएससी या फिर यूपीएससी, सभी में ये चैप्टर्स आते हैं और ये वीडियो भी आपके लिए काफ़ी उपयोगी रहेगा। इतिहास के भी हम वीडियो अपलोड करते हैं। आज से लेकिन भारतीय संविधान का पार्ट 2 हम आपको पढ़ाएंगे। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं। हाँ साथियों, इसके पहले हम आपको चार्टर पढ़ा चुके थे। 1793 का चार्टर एक्ट हम पढ़ चुके थे पिछले वीडियो में। आज हम पढ़ने वाले हैं 1813 का चार्टर एक्ट। पढ़ेंगे इसकी विशेषताएं, कुछ खास बातें। आप भी नोट डाउन करते जाइए अपनी कॉपी में या जहां भी आप ये नोट्स बनाते हैं। तो देखिए, पहला संशोधन या सुधार क्या हुआ, क्या नियम बने। कंपनी का भारत में व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया, लेकिन चाय के व्यापार और चीन के साथ व्यापार पर एकाधिकार बना रहा। बच्चों, ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि किस अधिनियम के तहत कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। आप इस चीज को ध्यान दें, ये शब्द बार बार आता है, व्यापारिक एकाधिकार। यानी इसके पहले, इस एक्ट के पहले भारत में व्यापार करने का पूरा अधिकार, एकाधिकार, मोनोपोली ईस्ट इंडिया कंपनी के पास थी। लेकिन इस एक्ट के साथ ही कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया और कंपनी अब सिर्फ चाय का व्यापार कर सकती थी और चीन के साथ व्यापार कर सकती थी। ये पहला पॉइंट है, इसको भी आप नोट कर सकते हैं। अगला देखेंगे, ब्रिटिश क्राउन का भारतीय क्षेत्रों पर प्रभुत्व और गहरा हो गया। हाँ दोस्तों, चूंकि कंपनी के अधिकार कम हो गए तो ब्रिटिश सत्ता, ब्रिटिश सरकार का जो अधिकार है वो बढ़ता गया। अगला देखेंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, ये बार बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। ईसाई मिशनरियों को भारत में आकर अपने धर्म का प्रचार करने की अनुमति मिली। ये प्रश्न बहुत एग्जाम्स में पूछा गया है, काफी बार पूछा गया है, रिपीट होता है बार बार कि किस अधिनियम के तहत भारत में ईसाई धर्म प्रचारकों को छूट दी गई। तो ये आपका है 1813 का चार्टर एक्ट। ये आप याद रखें कि ईसाई मिशनरियां कब से भारत में अधिक रूप से या अधिक सक्रिय हो गई। तो ये 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा। अगला पॉइंट है, पश्चिमी शिक्षा के प्रचार प्रसार को बढ़ावा देने का दायित्व सरकार पर निर्धारित किया गया। पश्चिमी शिक्षा, वेस्टर्न एजुकेशन के लिए इसकी जिम्मेदारी सरकार ने ली, ब्रिटिश सरकार ने ली। अगला देखेंगे, शिक्षा के लिए पहली बार प्रति वर्ष 1 लाख रुपए का बजट निर्धारित किया गया। ये भी बहुत अच्छा पॉइंट है, ये भी पूछते हैं पेपरों में। एक्चुअली ये स्टेट एग्जाम में पूछे जाते हैं बार बार, ये स्टेट सर्विस में, कि किस अधिनियम के तहत शिक्षा के लिए प्रति वर्ष 1 लाख रुपए का बजट ब्रिटिश सरकार द्वारा तैयार किया गया। तो 1813 का चार्टर एक्ट आप याद रखें। अगले देखेंगे कुछ पॉइंट्स में, स्थानीय सरकारों को लोगों पर कर लगाने का अधिकार दिया गया। तो इस एक्ट के द्वारा फिर जो स्थानीय सरकारें होती थी, नगर पालिकाएं, नगर निगम, इनको अधिकार दिए गए कि वहां के क्षेत्रवासियों पर, नगर वासियों पर किस प्रकार का टैक्स लगाना है, टैक्स का परसेंट क्या रखना है। इस एक्ट के द्वारा ये निर्धारित किया गया। अगला पॉइंट है, कंपनी के भारतीय क्षेत्रों पर ब्रिटिश संसद का नियंत्रण और बढ़ गया। ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार जैसे जैसे कम होते गए, ब्रिटिश सरकार और ब्रिटिश संसद का नियंत्रण, उनका अधिकार लगातार बढ़ता गया।
अगला पॉइंट देखेंगे, कंपनी के चार्टर को अगले 20 वर्षों के लिए नवीनीकृत कर दिया गया। कंपनी का चार्टर यानी कि होता है उनकी रूल बुक या उनका संविधान। तो कंपनी का जो भी संविधान था, जो ब्रिटिश सरकार द्वारा बनाया गया था, उसको 20 साल के लिए नवीनीकृत कर दिया गया। यानी कि वही संविधान, वही चार्टर अगले 20 साल तक के लिए लागू रहेगा। अगला देखेंगे, कंपनी के शेयर धारकों को भारतीय राजस्व से 10.5% लाभांश की गारंटी दी गई। यह भी अच्छा पॉइंट है कि 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा जो कंपनी में जितने भी शेयर धारक थे, उनको भारतीय राजस्व से 10.5% लाभ की गारंटी दी गई कि 10.5% लाभ आपको निश्चित रूप से दिया जाएगा। लाभ हानि कुछ भी हो, इसमें 10.5% इन शेयर धारकों का निश्चित कर दिया गया। अगला पॉइंट देखेंगे, व्यापारिक और क्षेत्रीय राजस्व खातों को अलग कर दिया गया। यह पॉइंट भी याद रखना है आपको कि 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा व्यापारिक और क्षेत्रीय राजस्व, इन दोनों खातों को अलग अलग कर दिया गया। इनके साथियों, आप दोस्तों, ये जो जितने भी हम आपको इतिहास और संविधान के नोट्स ये आपको पढ़ा रहे हैं, चैप्टर्स पढ़ा रहे हैं, आप इनको नोट्स जरूर बनाते जाएं। ये आपको बहुत यूजफुल होने वाले हैं। बार बार एग्जाम्स में यही प्रश्न पूछे जाते हैं। हम अपने अनुभव के आधार पर, हमारे एनालिसिस के आधार पर, हमारी टीम जो एनालिसिस करती है उसके आधार पर ये प्रश्न इकट्ठे करके आपके सामने आपको पढ़ाए जा रहे हैं। तो उनको ध्यान से पढ़ें और अच्छे से अपनी तैयारी करें। अगला आप एक्ट देखेंगे, 1833 का चार्टर एक्ट। इसमें हम देखेंगे क्या क्या नियम आए। व्यापार का पूर्णतः अंत, ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार पूरी तरह खत्म कर दिया गया। हाँ दोस्तों, हमने देखा था कि 1813 के चार्टर एक्ट में व्यापारिक एकाधिकार खत्म तो हो गया था, लेकिन चीनी का जो व्यापार था उस पर अभी भी उनका नियंत्रण था। लेकिन 1833 के चार्टर एक्ट में यह नियम बनाया गया कि अब कंपनी भारत में किसी भी प्रकार का व्यापार नहीं करेगी। फिर देखेंगे, कंपनी बनी प्रशासक। कंपनी अब केवल प्रशासनिक और राजनीतिक संस्था के रूप में कार्य करेगी, व्यापारी के रूप में नहीं। अर्थात अब कंपनी, पहली कंपनी मैंने आपको बताया था वर्ष 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करने के उद्देश्य से आई थी। लेकिन सन 1833 में यह चार्टर एक्ट जब आया तो इसके द्वारा कंपनी के व्यापारिक अधिकार को ही पूरी तरह से खत्म कर दिया गया। साफ लिख दिया कि कंपनी अब भारत में केवल प्रशासनिक और राजनीतिक संस्था के रूप में काम करेगी, ना कि कोई व्यापार कर पाएगी, ना कि व्यापारी के रूप में। ये बहुत बड़ा एक चेंज हुआ था। यह भी बहुत पूछा जाता है कि किस अधिनियम के तहत कंपनी को एक राजनीतिक या प्रशासनिक संस्था घोषित किया गया, या कंपनी का व्यापारीकरण जो था वो पूरी तरह खत्म कर दिया गया। अगला प्रश्न ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, बार बार पूछा जाता है एग्जाम्स में। भारत के पहले गवर्नर जनरल, यानी कि पहले हमने आपको बताया था गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया। अब उस गवर्नर जनरल को भारत का नहीं, बंगाल का नहीं, पूरे भारत का ही गवर्नर जनरल बना दिया गया। ये बहुत प्रश्न बार बार रिपीट होता है कि भारत के पहले गवर्नर जनरल, तो आपको याद रखना है भारत के पहले गवर्नर जनरल बनाए गए थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। हमने आपको बता दिया था कि भारत के बंगाल के पहले गवर्नर जनरल नाम बताया था वॉरेन हेस्टिंग्स। यहां पर उसके बाद फिर एक एक्ट में बताया था आपको कि किस गवर्नर जनरल को सेना का प्रमुख बना दिया गया, तब आपको नाम बताया गया था लॉर्ड कॉर्नवालिस। अब आप यहां भी याद रखेंगे कि बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, यानी कि अब जो और प्रेसिडेंसियां थी उनके अधिकार पूरी तरह खत्म कर दिए गए और विलियम बेंटिक को पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। अगला पॉइंट देखेंगे, बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसियों की कानून बनाने की शक्तियां छीन ली गई, क्योंकि विलियम बेंटिक का ही अब अधिकार हो गया। उनके हाथ में सारी शक्तियां ब्रिटिश सरकार ने सौंप दी थी। अगला पॉइंट देखेंगे, गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी मामलों के लिए एक चौथा सदस्य जो कि विधि सदस्य के रूप में था उसको जोड़ा गया, और ये पहले विधि सदस्य जो थे वो थे लॉर्ड मैकाले। ये नाम आपको याद रखना है।
कि भारत में पहला विधि सदस्य ब्रिटिश सरकार द्वारा किसे जोड़ा गया या किसे बनाया गया, तो आपको लॉर्ड मैकाले का नाम याद रखना है। यदि लॉर्ड मैकाले ने भारत में शिक्षा के क्षेत्र में काफी काम किया है, इनका काफी योगदान रहा है, विशेषकर अंग्रेजी शिक्षा में इन्होंने काफी भारत में प्रयास किए हैं उसका प्रसार करने में और विस्तार करने में। अगला पॉइंट देखेंगे, कानूनों का संहिताकरण। भारत के कानूनों को व्यवस्थित और एक समान बनाने के लिए एक विधि आयोग का भी गठन किया गया। जैसा कि हमने पीछे देखा है कि विधि आयोग का एक पहला सदस्य लॉर्ड मैकाले के रूप में नियुक्त किया गया और एक विधि आयोग का भी भारत में गठन किया गया। आगे देखेंगे इसके कुछ पॉइंट। यह प्रावधान भी किया गया कि किसी भी भारतीय को केवल जाति, धर्म, रंग के आधार पर सरकारी नौकरी से वंचित नहीं किया जाएगा। यह भी बहुत सही एक अच्छा सुधार था 1833 के चार्टर एक्ट में, कि इसके पहले भेदभाव होता था और भेदभाव तो इस समय भी होता होगा, लेकिन लिखित रूप में एक प्रावधान आ गया कि किसी भी भारतीय के साथ जाति, धर्म, रंग, नस्ल आदि के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। अगला पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि किस एक्ट के तहत दास प्रथा को खत्म किया गया या दास प्रथा का उन्मूलन किया गया। तो लिखेंगे भारत में दास प्रथा यानी कि स्लेवरी को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया और इसे समाप्त करने के निर्देश दिए गए। तो ये प्रश्न भी बार बार पूछा जाता है कि किस अधिनियम के द्वारा दास प्रथा का उन्मूलन किया गया। विशेष तौर पर यह उन्मूलन शब्द का प्रयोग किया जाता है। उन्मूलन का प्रयोग किया जाए या खत्म का या फिर निषेध, ऐसा कुछ भी अगर शब्द आता है तो आप याद रखें, चार्टर का नाम आपको याद रखना है 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा। हो सकता है इस समय गवर्नर का नाम भी पूछे तो वो नाम भी आपको याद रखना है, विलियम बेंटिक, इनके समय पर। अगला देखेंगे, सरकारी सेवाओं में भर्ती के लिए खुली प्रतियोगिता शुरू कर दी गई। ओपन यहां पर भर्ती शुरू कर दी गई, कोई भी आकर भर्ती दे सकता था। चूंकि ये बाद में लागू की गई थी प्रक्रिया, उस समय सिर्फ घोषणा की गई थी। अगला देखेंगे, यह स्पष्ट किया कि कंपनी का प्रशासन ब्रिटिश सम्राट की ओर से संभाला जाएगा। अब चूंकि कंपनी के ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार को खत्म कर दिया गया था, अब लेकिन जो सत्ता है वो ब्रिटिश सम्राट के हाथों में पहुंच गई थी। अगला एक्ट देखेंगे हम 1853 का चार्टर एक्ट। इसकी विशेषताएं देखेंगे। कंपनी के शासन की समय सीमा अनिश्चित कर दी गई, जिससे संकेत मिला कि संसद कभी भी सत्ता अपने हाथों में ले सकती थी। अब ऐसा कुछ भी निश्चित नहीं था कि कंपनी को कितने वर्षों तक शासन करना है, अर्थात कि ब्रिटिश संसद जो है वो अपने हाथों में कभी भी भारत की सत्ता ले सकती थी। अगला पॉइंट देखेंगे, गवर्नर जनरल की परिषद के कानून बनाने की विधायी और प्रशासन चलाने संबंधी कार्यों को अलग अलग कर दिया गया। अर्थात गवर्नर जनरल की दो शक्तियां, विधायी शक्ति और कार्यकारी शक्ति, इन दोनों का विभाजन कर दिया गया। अगला पॉइंट देखेंगे, कानून बनाने के लिए 6 नए सदस्यों के साथ एक अलग भारतीय विधान परिषद की स्थापना की गई, जिसने एक छोटी संसद के रूप में काम किया। इसको भी आपको याद रखना है 1853 के चार्टर एक्ट में कि एक अलग से भारतीय विधान परिषद का निर्माण किया गया, स्थापना की गई, जिसे छोटी संसद के रूप में भी जाना जाता था। अगला देखेंगे, सरकारी नौकरियों यानी कि सिविल सेवाओं में भर्ती के लिए खुली प्रतियोगिता परीक्षा प्रणाली औपचारिक रूप से लागू की गई। अगला पॉइंट देखेंगे, मैकाले समिति से संबंधित है। भारतीय सिविल सेवा के संबंध में जांच और नियम बनाने के लिए सन 1854 में मैकाले समिति की नियुक्ति की गई। ये साथियों सीधा प्रश्न पूछ लेते हैं कि मैकाले समिति का संबंध किस विषय से था, तब आपको लिखना है भारतीय सिविल सेवा के संबंध में और जांच और नियम बनाने के संबंध में। और मैकाले समिति का गठन कब किया गया था, तब 1854 इसका उत्तर हो जाएगा। अगले पॉइंट देखेंगे आप इसमें विशेषताएं। पहली बार ऐसा हुआ कि विधान परिषद में बंगाल, बंबई, मद्रास और आगरा की स्थानीय सरकारों के प्रतिनिधियों को शामिल करके स्थानीय प्रतिनिधित्व की शुरुआत की गई। यानी कि सरकार ने घोषणा की कि स्थानीय प्रतिनिधि नियुक्त किए जाएंगे
इनमें सबसे पहले आपको नाम याद रखने पड़ेंगे। बंगाल, बंबई, मद्रास और आगरा के नाम सामने आए। अगला पॉइंट देखेंगे, कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की संख्या 24 से घटाकर 18 कर दी गई। ये प्रश्न बार बार सिविल सर्विसेज के एग्जाम में पूछा जाता है कि कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की संख्या या निदेशक मंडल में सदस्यों की संख्या पहले कितनी थी, तब आपको 24 उत्तर लगाना है। 1853 के चार्टर एक्ट में कितनी कर दी गई, तब आपको 18 लगाना है। या कितनी कम की गई, तब आपको इसका 6 उत्तर लगाना है। जिसमें 6 सदस्य यहां से हटाकर 6 सदस्य अब ब्रिटिश क्राउन या ब्रिटिश सम्राट के द्वारा मनोनीत किए जाने लगे थे, इसलिए इसमें से इसकी संख्या घटाकर 24 से 18 कर दी गई और 6 सदस्यों को अब ब्रिटेन के सम्राट के द्वारा मनोनीत किया जाने लगा। अगला पॉइंट देखेंगे, सरकारी नौकरियों में निजी सिफारिश की प्रणाली समाप्त हो गई और योग्यता को आधार बनाया गया। यह भी बहुत अच्छा सुधार हुआ 1853 के चार्टर एक्ट में कि पहले सिफारिश के आधार पर, ये तो अभी भी होता है, कई नौकरियां आज भी सिफारिश के आधार पर मिलती हैं, लेकिन उस समय यह घोषणा की गई कि अब योग्यता के आधार पर जो व्यक्ति योग्य होगा उसको सरकारी नौकरी दी जाएगी। साथियों, ये थे हमारे आज के कुछ महत्वपूर्ण अधिनियम जो कि भारतीय संविधान के विकास से संबंधित थे। अब हम अगली वीडियो डालेंगे अपने इतिहास, प्राचीन भारतीय इतिहास के पार्ट 2 की। फिलहाल मैंने आपको इस आज के वीडियो में जितने भी पॉइंट्स नोट कराए हैं, ये जितना पढ़ाया है, इन सभी पॉइंट्स को आप अच्छे से नोट करें, एक अच्छी फेयर बनाएं और इनका रिवीजन करें। आज की वीडियो में आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट लगा हो, कोई चीज समझ नहीं आई हो या आपके मन में अलग से कोई सवाल है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में अपना सवाल लिख सकते हैं, या इससे संबंधित कोई भी बात आप पूछना चाहें तो हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपको उसका जवाब जरूर देंगे। और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें और करवाएं, ताकि जिस तरह आप फ्री में, मुफ्त में अपनी पढ़ाई कर पा रहे हैं, आपके संबंधी दोस्त यार भी इसका लाभ उठा सकें, वो भी घर बैठे बैठे अपनी तैयारी अच्छे से कर सकें। साथियों, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, हम आपको कम समय में और सही मटेरियल, स्टडी मटेरियल आपको अवेलेबल करवाएंगे, ये हम आपको भरोसा दिलाते हैं। एक सही दिशा और सही योजना के साथ आपको आगे बढ़ना है। आप पढ़ाई तो करते हैं लेकिन आपके पास सही योजना नहीं होती, सही मटेरियल नहीं होता, सही सिलेबस नहीं होता। हम यहां पर इस प्लेटफॉर्म पर 91 जीनियस एकेडमी बामरकला, आपको इस प्लेटफॉर्म पर हर सरकारी नौकरी का जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं, आपको एकदम सही और सटीक सिलेबस उपलब्ध कराएंगे। उसी आधार पर हमारी ऑनलाइन क्लासेस भी रहेंगी, पीडीएफ भी हम अवेलेबल करवाएंगे। इसमें आपको कहीं अलग से भटकने की कोई जरूरत नहीं है। बाहर से भी आप किसी भी प्रकार की बुक या ऑनलाइन परीक्षा सामग्री बिल्कुल ना खरीदें, हम आपको फ्री में आपकी तैयारी करवाएंगे। बस हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए और डे बाय डे हमारे चैनल पर विजिट करिए, क्योंकि हर दिन हम कोई ना कोई नई वीडियो अपलोड करते हैं जो आपकी आगामी परीक्षा से संबंधित होती हैं और बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। तो हमारे चैनल के साथ लगातार जुड़े रहिए। साथियों, कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा है और आप किस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, हमें कमेंट बॉक्स में ये जरूर कमेंट करके बताएं। ठीक है साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट डे अगले वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।